आज हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, कि जैसे दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान अभियान। जो इसका सही सुमेलन जो है, दोआब में कर वृद्धि जो है वो 1325 में की, राजधानी परिवर्तन जो है 1326 में की, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है 1329 में की और खुरासान अभियान जो है वो 1330 में की। इसलिए सही आंसर जो है वो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इनको सही करिए। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, दूसरा कपड़ों और अन्य सामग्रियों का बाजार, तीसरा घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार। दूसरा था कि खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर खराज, चारागाह कर चरह, चुनाव कर जजिया और घर कर यानी घड़ी लागू किया। और तीसरा है, भारत देश की राजधानी दिल्ली में महरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका कथन जो है इसके डी ऑप्शन, मतलब इसके सारे कथन जो हैं वो सही हैं, मतलब सभी कथन इसके जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, खोखरों को परास्त करके गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को बनाया और औपचारिक रूप से ऐबक 1206 को गद्दी बैठा और ऐबक ने अपने नाम से कोई भी सिक्के जारी नहीं किए। ऐबक ने कोई भी सिक्के जारी नहीं किए। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, मतलब कि तीनों कथन जो हैं वो इसके सही हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग और 1/8 भाग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1/3 भाग। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था को आदर्श मानकर कुछ परिवर्तनों के साथ शिवाजी ने अपनी भू राजस्व निश्चित किया और यह उपज का 1/3 थी, किंतु सैनिक व्यय बढ़ने के कारण कुछ समय बाद इसे बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया था, अर्थात 40%। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर चयनित करिए कि मलिक काफूर को ताज अल दिन इज अल्दा के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहते हैं और मलिक काफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए कि आल्हा उदल 2 सेना नायक थे। आल्हा उदल बाबर के दरबार में रहते थे। आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए जान गंवाई और आल्हा उदल का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका सही जो आंसर है कौन सा, मतलब असत्य जो कथन है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है असत्य कथन जो है वो है बी ऑप्शन।
क्योंकि अलाउदल जो हैं वो बाबर के दरबार में नहीं रहते थे। अलाउदल जो हैं वो चंदेल राजा परमाल की सेना के सेनानायक थे, ठीक है। और इनके पिता का नाम दशराज था और इनका जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। शासक और उनके संबंध, जिसमें तुर्क चिहलगानी, इल्तुतमिश, सैन्य विभाग, दीवाने अज की स्थापना बलबन, दीवाने रियासत का गठन अलाउद्दीन, स्वयं को खलीफा घोषित करना मुबारक खिलजी। तो कौन सा जो है इनको सही सुमेलित करना है। तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है सी ऑप्शन कि तीनों जो सालों हैं इनका सही सुमेलन जो है वो लगा हुआ है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए शाहना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में बाजार रखा और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि इसके सारे कथन जो हैं वो सही हैं, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर शासकों के द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्यौहार के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। इब्न बतूता, डोमिंगो पायस, हर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन डोमिंगो पायस। इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन डोमिंगो पायस। विजयनगर का विस्तृत वर्णन डोमिंगो पायस के द्वारा किया गया और वह कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1520 से लगभग 22 तक दरबार में रहा और महानवमी त्यौहार में आगंतुक शहरों की सवारों, फाटकों, सड़कों का इसने विस्तृत वर्णन किया, जिसमें हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, दूसरी मस्जिद अजमेर में है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई जिसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है। इसके सभी कथन जो हैं वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के विकास, तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे सकिया या रहट कहते हैं और दूसरा घोड़ों के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया और स्थापत्य में चूना, गारा, सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल से होने लगा। तो कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि फिरोज शाह तुगलक शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासन बना और उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। उसने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे नगरों की स्थापना की और फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत की, जिसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए। मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की भी रचना की। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। उसी ने ही कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नाग विभाग की स्थापना की और उसने अपने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। परंतु 1335 में वह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ले आया। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ही पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था और मोरक्को यात्री इब्न बतूता उसके दरबार में 1333 में आया था और 37 तक उसने भारत में रहा और इब्न बतूता ने ही रहला नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी विशेषताओं पर विचार कीजिए कि शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। उपसामंतीकरण, बेदखली, अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बंधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की पारदर्शिता का आरंभ हुआ और व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान एवं कार्य के लिए रूपांतरण हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या फिर केवल 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कूट चुनिए। यात्री और उनका संबंध किस देश से है? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल-बरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो अगर इसको हम सुमेलित करते हैं तो जो मार्को पोलो जो है वो इटली का शासक था, इटली का नागरिक था। इब्न बतूता मोरक्को का था, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का था और बर्नियर फ्रांस का निवासी था। और इसके सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। ये राजवंश से दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, पश्चिम और उत्तरी भारत में गुर्जर और प्रतिहार। ये तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कन्नौज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था और तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार के दृष्टि से उत्तरी पूर्वी भारत के मध्य व महत्वपूर्ण कड़ी था। कन्नौज का क्षेत्र गंगा यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कि मुगल बादशाह उनके मूल नाम मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है वो है मुगल बादशाह का मूल नाम मुअज्जम था, रंगीला का रोशन अख्तर था, आलमगीर द्वितीय का अजुजुद्दीन था और शाह आलम द्वितीय का अली गौहर था। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।